हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान फेई समंदर की गहराइयों में एक रहस्यमयी स्नेक बेल्ट से भिड़ गया था। एक ऐसा मुकाबला जहां ना जमीन थी ना आसमान, सिर्फ पानी, खतरा और उसकी हिम्मत। चाकू, स्पिरिचुअल एनर्जी और एक अनजाना लॉकी जैसा रहस्य, इन सब के बीच हान फेई ने दिखाई अपनी असली ताकत। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब वो पहुंच चुका है समंदर के उस हिस्से में जहां हर मूंगा, हर क्लैम और हर मछली छुपा रही है एक खतरनाक राज। क्या वो जिंदा लौट पाएगा या समंदर की ये दुनिया बना देगी उसे अपनी अगली कुर्बानी? चलिए जानते हैं आज की एपिसोड में। क्या मूंगे फल दे सकते हैं? ये सवाल हान फेई के दिमाग में आया, लेकिन तुरंत ही उसने इसे नकार दिया। हान फेई पास गया और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इतने सारे कंकाल आखिर यहाँ क्यों हैं? हाँ, हर तरफ हड्डियाँ थीं, कुछ मछलियों की, कुछ कछुओं की और कुछ इंसानों की। और सबसे अजीब बात, इंसानी हड्डियाँ किसी एक की नहीं थी। जब उसने उस लाल पेड़ जैसे मूंगे पर लगे फल की ओर देखा तो डेटा सामने आ गया। नाम पर्पल बैम्बू, लेवल 10, क्वालिटी अल्ट्रा, स्पिरिचुअल एनर्जी क्वेश्चन मार्क, प्रभाव क्वेश्चन मार्क, कलेक्टेबल पर्पल बैम्बू फ्रूट, अब्सॉर्बेबल पर्पल बैम्बू फ्रूट। हान फेई को तुरंत वो क्रिम्सन सी फ्रूट याद आया जो फांगजे ने गांव के नेता को दिया था। उसने उस फल को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन नेता की खुशी देखकर समझ गया था कि वो कितना खास था। और अब ये एक और रहस्यमयी फल। पर रुको, हान फेई ने खुद को शांत किया। चारों ओर बिखरी हड्डियां खतरे का संकेत थीं। ये लोग और जानवर मरे कैसे? हान फेई तुरंत पीछे हटा। उसने मूंगे में एक ब्लेड फिश का चाकू देखा। वो शायद किसी मरे हुए व्यक्ति का था। उसके पास और भी चीजें थीं, फिशिंग रॉड्स और आयरन रॉड्स। आयरन रॉड देखकर हान फेई ने फौरन अपनी फिशिंग रॉड निकाली। कोरल रॉड सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ठीक थी, लेकिन असली लड़ाई में वो भारी और बेकार होती। आयरन रॉड ज्यादा भरोसेमंद थी। हान फेई ने हुक फेंका और आयरन रॉड को पकड़ लिया, फिर लाइन बांध दी। यही फर्क होता है दिव्य फिशिंग आर्ट और सामान्य फिशिंग आर्ट में। साधारण फिशिंग आर्ट सिर्फ मछली पकड़ने के लिए होती है, लेकिन हुक किस तकनीक लड़ाई में भी इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि हान फेई अभी इस कला में निपुण नहीं था, लेकिन यही उसका मकसद था, इस यात्रा में हुक किस का अभ्यास करना। और उसका असर उसे हैरान कर गया। अब उसके पास आयरन रॉड और ब्लेड फिश का चाकू दोनों थे। इंसानी हड्डियां तो थीं, पर हथियार नहीं। सिर्फ कुछ आयरन फिशिंग रॉड्स थीं, जिन्हें लेकर ऊपर जाना बहुत भारी पड़ता। अरे, एक कछुए की खोल! वांग परिवार और टाइगर्स भी तो इसी पर लड़ते थे। जरूर कोई बेशकीमती चीज है। उसने हुक फेंका और खींचा और चेहरा बदल गया। उसका वजन 50 किलो से भी ज्यादा था। हान फेई का दिल टूट गया। इतना भारी खोल वो ऊपर नहीं ले जा सकता था। उसने वो खोल छोड़ दिया और फिर से पर्पल बैम्बू की ओर देखा। उसका मन ललचाया। पर्पल बैम्बू एक परफेक्ट रॉड मटेरियल था। क्या उसे ट्राई करना चाहिए? लेकिन अगर उसने ले लिया तो क्या कोई खतरा नहीं होगा? जोखिम उठाना हान फेई के लिए नई बात नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया, लेना ही है। उसने फौरन हुक फेंका। लक्ष्य था पर्पल बैम्बू फ्रूट। दिल तेजी से धड़कने लगा। हुक फल तक पहुंचा ही था कि अचानक मूंगे हिलने लगे और एक विशाल सिर एक छेद से बाहर निकला। नाम सी ड्रैगन, लेवल 18, क्वालिटी रेयर, स्पिरिचुअल एनर्जी पता नहीं, प्रभाव पता नहीं, कलेक्टेबल पता नहीं, अब्सॉर्बेबल धत्त तेरे की। सी ड्रैगन, लेवल 18 का रेयर मॉन्स्टर। अब तो गया काम से। ये असली ड्रैगन नहीं, पर समुद्र के सबसे खतरनाक स्नेक्स में से एक था। ऐसी डेमोनिक स्नेक यहाँ कैसे हो सकती थी? हान फेई को यकीन था इससे वो नहीं जीत सकता। उसने तुरंत हुक वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन फल नहीं आया।
पर मौका था, इसलिए उसने हुक तोड़ दिया और दूर की एक और कोरल क्लस्टर की ओर खींचा। सी ड्रैगन उसके पीछे आ गया, लाल आंखों से घूरता हुआ। जैसे ही वो हमला करने आया, हान फेई ने हुक खींचा और एक झटके में दूसरी दिशा में भागा। मूंगों में अजीब नजारा दिखा। जहां जहां हान फेई हुक फेंककर छलांग मारता, वहीं पीछे का मूंगा सी ड्रैगन के सिर से चकनाचूर हो जाता। भाई, मैं चोरी करने नहीं आया था, आराम से बात कर सकते हैं क्या? पर अब तो कोई चारा नहीं था। आगे मूंगे नहीं थे, वही जगह आ गई जहाँ से वो आया था। गहरी सांस लेकर वो सी एनीमोन की ओर तैरा, लेकिन सी ड्रैगन उससे तेज था। जैसे ही उसने काटने की कोशिश की, हान फेई ने खुद को घोस्ट ब्लेड क्लैम की ओर फेंका, जिसका मुंह खुला था। क्लैक, दांतों के टकराने की आवाज आई। ये जगह बहुत खतरनाक थी। घोस्ट ब्लेड क्लैम जैसे हान फेई का इंतजार कर रहा था। हान फेई ने छलांग लगाई और उसके ऊपर से कूद गया। तभी विशाल सिर सीधे क्लैम से टकरा गया। अगर घोस्ट ब्लेड क्लैम को होश होता तो जरूर कहता, इतना बड़ा सिर, मैं इसे कैसे निगलूं? तेज दांत निकले और सी ड्रैगन की चमड़ी में धंस गए। सी ड्रैगन चिल्लाया और एक चट्टान से टकरा गया। धमाकेदार आवाज हुई, क्लैम टूट गया। अगर हान फेई पीछे देखता तो पाता क्लैम के आधे दांत टूट चुके थे और उसकी खोल में छेद हो चुका था। वो लगभग मर चुका था। एक हरा केकड़ा पास में देख रहा था, पंजे उठाए। सोचने का समय नहीं था। हान फेई ने हुक फेंका और केकड़े को सी ड्रैगन की ओर खींचा। आधा मीटर लंबा केकड़ा एक ही काट में चबा लिया गया, लेकिन उसके एक पंजे ने सी ड्रैगन के मुंह पर चोट कर दी। हान फेई घबराया, अगर ये पीछा करता रहा तो क्या होगा? वो इससे लड़ नहीं सकता। सी एनीमोन के तैरते टेंटिकल्स को देखकर हान फेई ने दांत भींच लिए। उसने हुक एक टेंटिकल पर फेंका, तुरंत सभी टेंटिकल्स हिलने लगे। अब तो आगे भी खतरा, पीछे भी खतरा। हान फेई सी एनीमोन की ओर भागा। हजारों टेंटिकल्स उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी आयरन रॉड में उड़ेल दी और वार किया। पानी की धारा फटी और टेंटिकल्स एक तरफ हो गए। पर तभी एक खून से सना मुंह उस पर आया और वो सी एनीमोन में गिरने से पहले ही निगल लिया गया। अब तो गया मैं। अंधेरा ही अंधेरा था। हान फेई निगल लिया गया था। अच्छी बात तो कोरल रॉड सी ड्रैगन के मुंह में फंसी थी, पर आयरन रॉड पहले ही खो चुका था। ये इतना टाइट क्यों है? वो हिल भी नहीं सकता था। सी ड्रैगन की मांसपेशियां उसे निचोड़ रही थीं। अभी वो पेट तक नहीं पहुंचा था, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। उसने ब्लेड फिश का चाकू निकाला और जो भी पास था काटने लगा। बाम, बाम, बाम। सी ड्रैगन छटपटाने लगा। उसके शरीर में हजारों छेद हो गए, लेकिन हान फेई भी घायल था और कुछ टेंटिकल सी ड्रैगन के शरीर से होते हुए उसके शरीर में घुस गए थे। डेमोन प्यूरिफिकेशन पॉट, अब्सॉर्ब करो। हान फेई को लगा सब खत्म है, लेकिन धीरे धीरे सी ड्रैगन की पकड़ ढीली होने लगी। मर जा, उसने ताकत लगाई। उसका शरीर इतना थक चुका था कि उसे लगा उसके पैर हड्डी बन चुके हैं। गुस्से में आकर उसने चाकू से काटना शुरू किया। एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में गिर गया। थू, कड़वा है। एक विचार आया, ये सांप की पित्त हो सकती है। सी ड्रैगन की ताकत अब खत्म होने लगी थी। टेंटिकल्स और डेमोन प्यूरिफिकेशन पॉट की दोहरी मार से वो बच नहीं सका। एक चमकता साया उसकी चमड़ी काटकर बाहर निकला। हान फेई पूरा खून में सना था। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, हुक फेंका और एक झटके में दूर निकल गया। तभी उसके पीछे टेंटिकल्स का सैलाब भर गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके शरीर में दर्जनों छेद हो चुके थे, जबकि स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसकी रक्षा की थी। समुद्र में खून बहना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब भी पीछा कर रहा है, अब भी काटेगा। खून बह रहा था। हान फेई ने देखा, मछलियां उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थीं, और वो फिर भाग गया। सी ड्रैगन पीछे टेंटिकल्स और मछलियों के बीच दब चुका था। जोखिम उठाए बिना कोई खजाना नहीं मिलता।
हान फेई फिर से घोस्ट ब्लेड क्लैम्प के पास गया और वहाँ से मोती निकाल लिया। इसके बाद वह जोश में पर्पल बैम्बू के पास पहुँचा और उसे उखाड़ लिया। वो असल में एक पौधा कम और सीधा डंडा ज्यादा लग रहा था। उसे निकालना हान फेई को उतना मुश्किल नहीं लगा जितना उसने सोचा था। उसने अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार वो उसे निकाल पाया। जैसे ही उसने बैम्बू उखाड़ा, पर्पल बैम्बू फ्रूट नीचे गिर गया। उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि पानी के जरिए उसकी त्वचा से होकर उसके शरीर में जा रही थी। लेकिन हान फेई को डर लग रहा था। ये खुशबू तो उसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो बाकी समुद्री जीवों का क्या होगा? और फिर वो पहले से ही खून से सना हुआ था। उसने दूर कुछ हरे केकड़े देखे। हान फेई ने वो फल तुरंत मुंह में डाला और भागने की सोची, लेकिन जैसे ही फल उसके शरीर में गया, ऐसा लगा जैसे कोई उसे उबाल रहा हो। उसकी त्वचा लाल हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे शरीर में आग लग गई हो। इतनी गर्मी से उसकी कलाई पर लौकी चमकने लगा और जबरदस्त ऊर्जा उसकी कलाई में बहने लगी। हान फेई की मांसपेशियां खिंच गईं। उसे अपने खून के बहाव की आवाज तक सुनाई देने लगी। वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने देखा कि सैकड़ों हरे केकड़े उसकी ओर आ रहे थे। फिर एक चटक आवाज के साथ हान फेई को लगा कि उसका ब्रेक थ्रू हुआ है। उसका शरीर अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। हालांकि ऊर्जा अब भी उसके शरीर में उथल पुथल मचा रही थी। कुछ उसकी कलाई में जा रही थी, कुछ पूरे शरीर में फैल रही थी। अब वो थोड़ा बहुत हिल पा रहा था। सोचने का समय नहीं था। उसने हुक ऊपर की ओर कुछ बड़े काले मछलियों की ओर फेंका। वो मछलियां डर के मारे भागने लगीं और हान फेई को खींचती हुई ऊपर ले गईं। कुछ देर बाद मछलियों को शायद समझ आ गया कि वो नहीं बच सकती। उन्होंने पलटकर हान फेई से टक्कर मार दी। हान फेई का दम घुटने लगा। अब उसे ताजी हवा चाहिए थी। उसने एक मछली को कसकर पकड़ा। गलती से उसके कांटेदार स्केल पर हाथ चला गया और उंगलियां कट गईं। ऊपर चल। हान फेई ने चाकू मछली के सिर में घुसेड़ दिया। दर्द से तड़पती मछली ऊपर भागने लगी। पीछे मुड़कर देखा, हर तरह की मछलियां उसका पीछा कर रही थीं। उसका दिल बैठ गया। मछली तेजी से ऊपर निकली और कुछ ही देर में पानी से बाहर छलांग मार दी। अब उसे अपनी नाव दिखाई दी, सैकड़ों मीटर दूर, लेकिन सही सलामत। चल, जल्दी चल। तभी किसी ने उसकी टांग में काट लिया। आउच! हान फेई ने चीखते हुए अपना ध्यान नहीं भटकाया। उसने मछली को काबू में रखा। अब वो नाव से 100 मीटर दूर था। उसने हुक नाव की ओर खींचा और खुद को खींचकर उस पर चढ़ गया। उसने कई वार किए और मछली को मार गिराया जो उसका पैर चबा रही थी। फिर उसे फेंक दिया। उसने अपने लहूलुहान पैर की परवाह किए बिना नाव पर लेटकर राहत की सांस ली। बच गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ मिनटों बाद हान फेई उठ बैठा, उत्तेजना से भरा। अब उसके शरीर में जबरदस्त ताकत थी। उसने अपनी कलाई देखी, लौकी अब भी चमक रहा था, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। उसने डेटा चेक किया। ओनर हान फेई, लेवल 5, इंटरमीडिएट फिशर, स्पिरिचुअल एनर्जी 682, 159, स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1, हाई क्वालिटी, अपग्रेडेबल, मुख्य कला वॉइड फिशिंग, चैप्टर 1, हुक किस, मॉर्टल लेवल, दिव्य क्वालिटी। वो दंग रह गया। 800 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगर उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। और उसने जो पर्पल बैम्बू फ्रूट खाया था वो इतनी ताकत से भरा था, फिर भी सिर्फ 682 पॉइंट बचे। उसने हाथ में पकड़े पर्पल बैम्बू को देखा। क्या ये पुराने रॉड से बेहतर था? तभी उसकी हथेली में जबरदस्त जलन हुई। देखा, एक हरा लौकी उसकी हथेली से उग रहा था। थोड़ा छोटा था, लेकिन एकदम ताजा पत्ता भी जुड़ा था। सच में लौकी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये उग कैसे गया? उसने तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन वो उसकी हथेली से चिपका हुआ था। उसने लॉकी को नजदीक से देखा, तभी एक चमक हुई और वो एक अंधेरी जगह में पहुंच गया। चारों ओर अजीब लिपियां फैली हुई थी। उसके सामने 2 चमकती लाइनें थीं। रिफाइनिंग, फोर्ज द यूनिवर्स डॉट। रिफाइनिंग सबसे तेज और साफ था। फोर्ज द यूनिवर्स ज्यादा हल्का और अस्पष्ट। बाकी शब्द भी थे लेकिन अनसुलझे। रिफाइनिंग। फिर उसे एहसास हुआ ये फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए 2000 पॉइंट्स चाहिए। हान फी को राहत मिली, उसके लिए 2000 पॉइंट्स ज्यादा दूर नहीं थे। उसने फोर्ज द यूनिवर्स की ओर देखा। अगर रिफाइनिंग मतलब हथियार बनाना है तो ये क्या है? धत्त तेरे की 10,000 पॉइंट्स, मतलब 200 कटोरों से ज्यादा स्पिरिट सूप। वो निराश हो गया। डेमॉन प्यूरिफिकेशन पॉट अब भी ढेर सारी एनर्जी मांग रहा था। अभी एनर्जी नहीं है तो उसे अनदेखा कर दिया। सोचा और तो लॉकी गायब हो गया, लेकिन जब सोचा तो फिर से उगाया। ये तो आर्टिफैक्ट है, किसी को पता नहीं चलने देना है। अब उसने बगल में पड़ी पीली मछली देखी। नाम यंग आयरनहेड फिश। लेवल 8। क्वालिटी सामान्य। स्पिरिचुअल एनर्जी 42 पॉइंट्स। प्रभाव लंबे समय तक खाने पर ताकत बढ़ाता है। कलेक्टेबल ब्रेन्स ऑफ द आयरनहेड फिश पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी के अब्जॉर्प्शन को तेज करता है। अब्जॉर्बेबल। एक आयरनहेड फिश। क्या मैं अब भी लेवल 1 फिशरी में हूँ? आयरनहेड मछलियाँ आमतौर पर लेवल 1 फिशरी में मिलती थीं, खतरनाक होती और लोगों या नावों से टकराना पसंद करती थीं। पर ये मछली छोटी थी। आमतौर पर ऐसी टक्कर से हड्डियां टूट जाती। हान फेई को उस टक्कर की याद आई जिसने उसके अंगों को निचोड़ डाला था। उसने पर्पल बैम्बू से मछली के सिर पर मारा। ठन ठन। एक और वार में उसका सिर धंस गया। राहत की सांस ली। अगर ये मछली बड़ी होती तो शायद अब तक मरा हुआ होता। वो अब भी सामान्य फिशरी में ही था। उसके जख्म बुरी तरह से फटे थे, खासकर सी ड्रैगन के गैस्ट्रिक एसिड से। खून बह रहा था। है, ये ढाव भर रहा है। उसने अपनी टांग का जख्म देखा, पहले से छोटा हो गया था, फिर और छोटा हो गया। खराब मांस भी ठीक हो रहा था। ये पित्त की वजह से या पर्पल बैम्बू फ्रूट। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर ने बेहतर महसूस किया। 1 घंटे बाद हान फेई खड़ा हुआ। घाव अब आधे भर चुके थे। शायद 2 घंटे में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पर तभी वो गंभीर हो गया। उसकी कोरल रॉड, आयरन रॉड, कछुए का खोल और सी ड्रैगन की खाल सब खो गया था। बस घोस्ट क्लैम का मोती बचा था। क्या उसे अभी खा ले ताकि जल्दी ठीक हो जाए? नहीं, अभी नहीं। जब शरीर ठीक हो जाएगा तब खाऊंगा। उसे याद आए समुद्र की गहराइयों के खजाने, क्लैम, हरे केकड़े, नाखून शंख, मूंगे। जब हजारों पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होगी तो मैं फिर वहीं जाऊंगा। अगर किसी ने उसकी ये बात सुनी होती तो उसे पागल समझता, क्योंकि ग्रैंड फिशिंग मास्टर्स तक के पास हजारों पॉइंट्स नहीं होते। हान फेई नहीं जानता था कि उसने जिन हड्डियों को नीचे देखा और वो सब मछली पकड़ने वाले उस्ताद थे, जो सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी। नीचे एक स्नेक बेल्ट भी फिशिंग मास्टर को मार सकता था। अब जब उसके जख्म ठीक हो गए, उसने देखा आसपास कोई नाव नहीं थी। बस कुछ परिंदे आकाश में उड़ रहे थे। पोर्ट से जवाब मांगूंगा। ये कैसी खराब नाव दी। फिर भी इस सफर में उसे एक ब्रेक थ्रू मिला, और पर्पल बैम्बू भी एक अल्टीमेट पौधा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हान फेई ने दोबारा मछली पकड़ना शुरू किया और हुक किस की प्रैक्टिस की। ये सच में एक जबरदस्त कला थी जो उसे समंदर की गहराई में स्पाइडरमैन बना सकती थी। हुक किस इमोबिलाइजेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर कला थी। हान फेई पहले इसे पढ़ चुका था। इमोबिलाइजेशन तकनीक से लोग अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर और शांत कर लेते थे ताकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी मछली पकड़ने वाली लाइन और हुक में बेहतर तरीके से बह सके। ये मछलियों के लिए खतरे को भी थोड़ा कम कर देती थी।
लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसे करने में बहुत समय लगता था और मछली कभी भी हुक छुड़ाकर भाग सकती थी। वहीं हुक किस में इतनी ताकत थी कि अगर आपको मछली की लोकेशन का अंदाजा है तो आप स्नेक बेल्ट जैसी रफ्तार से हुक वहां फेंक सकते हो। हान फेई ने एक बड़ी पीली मछली को मछली कैबिन में फेंका। वो बड़बड़ाया, जब मैंने हुक फेंका तो नीचे पानी में लहरों की हलचल महसूस की। शायद मैं अगर वहीं हुक फेंकूं तो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी बचा सकता हूँ। उसने 7वीं पीली मछली भी कैबिन में फेंक दी। 1 पॉइंट कम लगा स्पिरिचुअल एनर्जी का। मैं तो जीनियस हूँ। हान फेई बेहद उत्साहित था। चाहे बचत छोटी हो, लेकिन जैसे जैसे मछलियाँ बढ़ेंगी कुल एनर्जी की बचत बहुत हो सकती थी। आधे दिन में उसने एक बॉक्स चारा इस्तेमाल कर दिया और एक कैबिन लगभग 50 पीली मछलियों से भर गया। उनमें से 30 उसने खुद ही सोख ली। अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 842 पॉइंट्स पर पहुंच गई थी। हान फेई ने सोचना शुरू किया कि अब और नहीं सोख सकता, और नहीं तो टैक्स देने लायक मछली ही नहीं बचेंगी। अब और पीली मछली नहीं पकड़नी। एक ही बॉक्स हरा चारा बचा है। अब रात हो चुकी है तो 3 मीटर गहराई तक हुक डुबा सकता हूँ। सबसे पहले उसे एक हरा कछुआ मिला जिसने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हान फेई ने बचने की कोशिश की, लेकिन कौशल की कमी के कारण कई बार पत्थर लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कोई और होता तो हैरान रह जाता। हान फेई ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह शरीर से हमले झेले थे। उसने कछुए को बेहोश कर दिया और बड़बड़ाया, फायदा नहीं हुआ। 6 पॉइंट लगे हुक किस में और 8 पॉइंट्स पत्थर रोकने में। कुल मिला के उतनी ही एनर्जी वापस मिली जितनी इस्तेमाल हुई। अब ब्लेड फिश को ट्राई करता हूँ। हान फेई ने हुक 5 मीटर से ज्यादा नीचे डाला। उसे पता नहीं था कि नीचे क्या है, पर टेंटिकल लॉबस्टर न हो बस। ब्लेड फिश हरे कछुए से पकड़ने में बहुत कठिन होती है, तभी तो उसका चाकू इतना कीमती है। वो कम ही चारे पर आती है और जब वो बाहर निकलती है तो उसके पास सिर्फ एक बार हमला करने का मौका होता है और वो भी जानलेवा हो सकता है। पिछली बार हान फेई बाल बाल बचा था। 7वीं बार हुक फेंकते वक्त हान फेई को नीचे एक चाकू की हलचल महसूस हुई, लेकिन उसने धैर्य रखा। फिर एकदम से लाइन को कोड़ा मारने की तरह झटका दिया। आजा, उसने जोर से खींचा और पानी से एक काली छाया बाहर निकली। एक चाकू बिजली की तरह उसकी ओर आया, लेकिन हान फेई पहले से तैयार था। पर्पल बैम्बू चमक उठा और उसने चाकू पर वार किया। चाकू डेक में छेद करता हुआ कैबिन तक जा पहुंचा। हान फेई ने उसी बैम्बू से ब्लेड फिश के सिर पर वार किया। चाकू के बिना वो कमजोर थी और मारी गई। अभी भी घाटे का सौदा है, लेकिन उसका चाकू 50 पर्ल में बिकेगा। इतना बुरा नहीं है। रात ढलते ढलते उसने 3 ब्लेड फिश और 3 हरे कछुए पकड़े। आधा बॉक्स चारा खत्म हो गया। वो फिर हुक फेंकने ही वाला था कि अचानक नाव के नीचे से चिटचिट की आवाज आई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था ये टेंटिकल लॉबस्टर है। बिना समय गवाए वो मछली कैबिन में छिप गया। ऐसा लॉबस्टर ज्यादा ताकतवर नहीं होता, पर बहुत चतुर होता है। इसके टेंटिकल लगातार कोड़ों जैसे वार करते हैं। उसने सोचा अब ये चला जाएगा, लेकिन फिर उसे लगा कि वो नाव के एक तरफ चल रहा है। अबे तू नाव पर चल रहा है। हान फेई स्तब्ध था। उसने तो लॉबस्टर को पकड़ा भी नहीं, फिर ये खुद क्यों चढ़ाया? जल्द ही उसे समझ आया कि लॉबस्टर डेक पर पहुंच चुका है। कमाल है, मैं शिकारी हूँ और तू ऊपर। फिर उसने ऊपर से कोई खाने की आवाज सुनी। अबे ये तो मेरी मछलियाँ खा रहा है। हान फेई का चेहरा बिगड़ गया। उसने देखा कि लॉबस्टर उसके ब्लेड फिश और हरे कछुए वाली कैबिन से मछलियाँ निकाल रहा था। हरामी, तू तो गया। हान फेई गुस्से में कैबिन से कूदा। लॉबस्टर चौंक गया और 3 मीटर पीछे हट गया। वो 2 मीटर लंबा था और उसके टेंटिकल उसके शरीर से भी लंबे थे। ऊपर एक और छोटा लॉबस्टर था। अबे दो हो तुम लोग। बाप बेटे की चोरी की जोड़ी। जानकारी पॉपअप हुई। नाम टेंटिकल लॉबस्टर। लेवल 8। क्वालिटी सामान्य।
स्पिरिचुअल एनर्जी 52 पॉइंट्स। प्रभाव, इसका रसीला मांस मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। कलेक्टिबल, लंबे टेंटिकल जिनसे कोड़े बनाए जा सकते हैं। अब्जॉर्बेबल, हान फेई ने खुद को और बैम्बू को स्पिरिचुअल एनर्जी से ढक लिया। हट जा, मेरी मछलियाँ छोड़। छोटा लॉबस्टर एक आधे मीटर लंबी ब्लेड फिश को मुंह में दबाए था। बड़ा लॉबस्टर गुस्से से टेंटिकल फटकारने लगा। टेंटिकल नाव की दीवार से टकराया। हान फेई ने छलांग लगाई और बैम्बू नीचे मारा। ये तो हद हो गई, डाकू निकले तुम लोग। टेंटिकल ने बैम्बू को जकड़ लिया। छोटा लॉबस्टर भी उस पर वार करने आया। हान फेई ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बैम्बू को चमकाया और खुद को छुड़ाया। जैसे ही छोटे वाले ने वार किया, हान फेई ने चाकू निकाला और टेंटिकल काट डाला। एक टेंटिकल कट गया। हान फेई झपटकर छोटे लॉबस्टर की पीठ पर चढ़ा। बम बम बम। 3 वारों में ही वो लॉबस्टर चकनाचूर हो गया। लेकिन तभी एक और टेंटिकल उसकी पीठ पर पड़ा। उसकी पीठ में जलन हुई दर्द से वो बेहाल हो गया। उसने बैम्बू फिर से घुमाया और बड़े लॉबस्टर की आंख पर वार किया। आंख फूट गई और वो बौखलाकर टेंटिकल इधर उधर मारने लगा। हान फेई उसकी पीठ पर चढ़ा और सिर पर वार किए। मेरी मछली चाहिए थी ना, अब खा मेरे वार। जैसे ही एक और टेंटिकल उसकी ओर आया, हान फेई ने बाकी 4 चाकू निकाले और फेंक दिए। एक और टेंटिकल टूट गया। लॉबस्टर भागने को उछला, लेकिन हान फेई ने फिर सिर पर वार किए जब तक उसका सिर टेढ़ा मेढ़ा न हो गया। अब सब खत्म हो चुका था। हान फेई गुस्से से चिल्लाया, अपने बेटे के साथ चोरी करने आए थे, मुझसे मछली चुराओगे? हान फेई को अपनी पीठ पर खुजली महसूस हुई। जब उसने छुआ तो हैरानी से देखा कि उसका घाव पहले ही भरने लगा था। अरे, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मुझे चोट लगी थी और अब घाव इतना छोटा। उसने फिर छुआ, पर कुछ ही पलों में घाव पूरी तरह गायब था। उसे याद आया, शायद ये पर्पल बैम्बू फ्रूट या फिर ड्रैगन गॉल ब्लैडर का असर था। क्या इनकी हीलिंग पावर अब भी जारी है? टेंटिकल लॉबस्टर वाली घटना के बाद हान फेई ने मछली पकड़ना बंद कर दिया। उसने बाकी ब्लेड फिश और उस छोटे लॉबस्टर को भी सोख लिया जिसका सिर फट गया था। वो चौंक गया जब छोटे लॉबस्टर ने उसे 36 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी दी, जो कि आधे कटोरे स्वेलोड स्पिरिट सूप के बराबर थी। जैसे जैसे जीवों का लेवल ऊंचा होता है, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन जब हान फेई ने हिसाब लगाया तो उसे घाटा ही नजर आया। लड़ाई में उसकी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई थी और उसका बचाव और हमला दोनों में खर्च ज्यादा हुआ। वो बड़बड़ाया, महासागर में एक इंटरमीडिएट फिशर का जीवन बहुत कठिन है। अच्छा होता अगर स्कूल में रहकर दूसरों से ही लड़ता रहता। अब देखना है क्या मैं वापस जा भी सकता हूँ या नहीं। अभी तो ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। रात में समुद्र का नजारा अब भी खूबसूरत था। 3 चांद आसमान में चमक रहे थे, लेकिन माहौल डरावनी चुप्पी से भरा था। लॉबस्टर का मांस निकालकर रख लिया गया। हान फेई डेक पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और साधना शुरू की। जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसे एक एनर्जी स्ट्रीम शरीर में प्रवेश करती महसूस हुई। ज्यादातर लौकी में चली गई, लेकिन फिर भी ये घर से ज्यादा थी। फिर से लगता है चांद की रोशनी में ट्रेनिंग करना ज्यादा असरदार है। उसे लगा कि उसने कोई बड़ा रहस्य खोज लिया है। जब वो द्वीप पर था तब भी वॉइड फिशिंग सोल फिशिंग से बेहतर थी, पर बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन समुद्र में चांद की रोशनी के साथ वॉइड फिशिंग का असर कहीं ज्यादा था। अब जबकि वह लेवल 3 के करीब था, वह स्पिरिचुअल एनर्जी के बहाव को साफ महसूस कर सकता था। ये सच में एक महान कला है। इतनी तीव्रता से एक दिन की ट्रेनिंग दूसरों की महीनों की ट्रेनिंग के बराबर थी। जैसे पिछली बार हान फेई की ट्रेनिंग शुरू होते ही समुद्र की सतह पर लहरें उठने लगीं। मछलियां कभी कभी बाहर छलांग मार रही थीं। शायद हान फेई की एनर्जी पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए मछलियां बेकाबू नहीं हुईं, लेकिन सब उसके आसपास मंडरा रही थीं। तभी एक सफेद मछली नाव पर कूदी और डेक पर हान फेई के सामने आ गिरी।
एक और पीली मछली उसके पास गिरी। फिर 2 और सफेद मछलियां हान फेई के चेहरे पर गिरी। हान फेई ने चिढ़कर ट्रेनिंग रोक दी। पानी में रहो ना, मेरे चेहरे पे कूदने की क्या जरूरत थी। उसने मछलियों को कैबिन में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की धारा रोकी, दर्जनों मछलियां उछलने लगी। वो नाव के किनारे पहुंचा और देखा हरे कछुए और ब्लेड फिश एग्रेसिव होकर तैर रहे थे। कुछ सेकंड में समुद्र उबाल जैसा लगने लगा। हान फेई डर के मारे वापस बैठ गया और दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। फिर सब शांत हो गया। उसे समझ आया मछलियां उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थीं, जो वो ट्रेनिंग के लिए खींच रहा था। धीरे धीरे और भी मछलियां वहां जमा होने लगी। हर बार जब वो ट्रेनिंग रोकता, एक बवाल मच जाता। वो डर गया और अब रुकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार चांद ढले और क्षितिज पर सुबह की पहली किरणें फूटने लगी। जैसे पिछली बार, उसकी कलाई में जबरदस्त दर्द उठा और लौकी 3 सेकंड तक जलती रही। हान फेई को ट्रेनिंग रोकनी पड़ी। इस बार वो समझदार था और सीधे एक कैबिन में कूदा और उसे बंद कर लिया। जैसे उम्मीद थी, अगले ही पल हजारों मछलियां छलांगे मारने लगी। ब्लेड फिश, हरे कछुए, टेंटिकल लॉबस्टर, स्नेक बेल्ट, पीली मछलियां, यहाँ तक कि एक मीट टॉर्टस भी था। बस बहुत भारी होने की वजह से नाव पर नहीं कूद सका। एक पल के लिए समुद्र खून से लाल हो गया। भारी भरकम मछलियों के गिरने से नाव डगमगाने लगी। हान फेई को लगा कि नाव अब टूट जाएगी। अगर वो इस समय बाहर होता तो मछलियां उसे चबा जाती। कुछ मिनट बाद शोर शांत हुआ। हान फेई ने धीरे से कैबिन खोला। डेक पर मरी हुई मछलियों का ढेर लगा था। कुछ अब भी तड़प रही थीं। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मछलियां नहीं, चलती फिरती स्पिरिचुअल एनर्जी हैं। डेमन प्यूरिफिकेशन पॉट का रिफाइन फंक्शन 2000 पॉइंट्स मांगता था और फोर्ज द यूनिवर्स को 10,000, और वो आधे महीने में ही इसे पूरा कर सकता था। वो अब मछली कैबिन चेक करने लगा। स्नेक बेल्ट तो नहीं दिखा, लेकिन उसे एक ब्लैक बॉल दिखी। नाम बॉल फिश, लेवल 10, क्वालिटी सामान्य, स्पिरिचुअल एनर्जी 290 पॉइंट्स, इफेक्ट दिल मिठास भरा होता है, रिकवरी स्पीड बढ़ाता है। कलेक्टेबल, फिश स्प्लिंटर हथियारों में इस्तेमाल हो सकता है। अब्जॉर्बेबल 290 पॉइंट्स, बॉल फिश लेवल 1 फिशरी की खास मछली होती है। आसानी से पकड़ में आती है, लेकिन खतरे में पड़ते ही चारों ओर स्प्लिंटर फेंकती है, इसीलिए कोई इन्हें पकड़ना नहीं चाहता। इनका मांस भी कम होता है, बस दिल रिकवरी बढ़ाता है। हान फेई चौंक गया। क्या मैं लेवल 1 फिशरी में पहुंच गया हूं? उसने बॉल फिश को अभी के लिए छोड़ दिया और बाकी मछलियां सोखने लगा। 1 घंटे बाद सिर्फ येलो फिश और बॉल फिश वाले कैबिन बचे। अब उसके पास 2584 पॉइंट्स थे। काफी फायदा हुआ है। अब उसने सोचा बॉल फिश को मार ही दूं। उसके पास 5 चाकू और पर्पल बैम्बू है। अब प्रयोग करने का समय है। उसने कैबिन का ढक्कन लात से खोला और तुरंत पीछे हट गया। अगले ही पल 3 ब्लैक स्प्लिंटर छत में जा लगे। इतना खतरनाक। उसने फिशिंग रॉड डाला और पानी हिलाया। स्प्लिंटर लगातार निकलने लगे। अब ओ गधा, जब स्प्लिंटर खत्म हो जाएंगे तो क्या करेगा? 5 मिनट तक उसने बैम्बू से हरकत की और फिर स्प्लिंटर आना बंद हो गए। कुछ देर बाद उसने एक फिसलती काली गेंद को उठाया। उसने बिना सोचे चाकू घूम दिया। गैस निकलते ही वो मछली सिर्फ एक खाल बन गई। इसे बैग बनाया जा सकता है। उसने दिल निकाला, सफेद और थोड़ा सख्त। हाथ में लिया तो एनर्जी का बहाव महसूस हुआ। मुझे ही खाना चाहिए। उसने दिल खा लिया और अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 2856 हो गई थी। वो हैरान था, इतना ही क्यों मिला? क्या स्प्लिंटर खत्म होने से एनर्जी कम हो गई? उसे नहीं पता था कि बॉल फिश का दिल 3 मिक्वालिटी पर्ल्स में बिकता है। अगर पता होता तो शायद कभी खाता ही नहीं। और वैसे भी लोग इसे सीधे नहीं खाते, दवा में इस्तेमाल होता है तो उसका असर 2 गुना हो जाता है। आखिरी फिश कैबिन साफ करने के बाद हान फेई के पास 3241 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी थी।
जो कि उसे 3 बार और समुद्र की गहराई तक ले जाने के लिए काफी थी। लेकिन इतना लक हर बार नहीं मिलेगा। सी ड्रैगन, घोस्ट ब्लेड क्लैम और सी एनेमोन ये सब बेहद खतरनाक थे। टूटी हुई कंट्रोल यूनिट से टेक लगाकर हान फेई ने डेमन प्यूरिफिकेशन पॉट को ध्यान से देखा। सेब के आकार की लौकी को देखते हुए हान फेई ने ध्यान लगाया, एक्टिवेट। एक ही पल में 2000 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो गई। फिर एक कोहरा उसके दिमाग में उठता हुआ लग रहा था। जब वह कोहरा छट गया तो उसके दिमाग में एक समझ दिखाई दी। उसने एक कल्पना की जैसे ब्रह्मांड में एक जलता हुआ भट्ठा हो और उसमें कुछ भी डालकर अद्भुत हथियार बनाया जा सके। तभी एक विचार उसके मन में आया, फर्नेस ऑफ द यूनिवर्स। जब ब्रह्मांड ही भट्ठी हो और स्पिरिचुअल एनर्जी आग, तो किसी भी चीज को हथियार में बदला जा सकता है। ब्रह्मांड को भट्ठी, ये तो जबरदस्त लगता है। हान फेई ने पर्पल बैम्बू, ब्लेड फिश के चाकू, आयरन फिशिंग रॉड और अपने फटे कपड़ों को देखा। उसके पास ब्लेड फिश के 5 चाकू थे, तो उसने एक चाकू को फर्नेस ऑफ द यूनिवर्स में डाल दिया। जैसे ही चाकू गायब हुआ, उसने लौकी के अंदर एक धुंध भरी जगह देखी, जहां वो चाकू हवा में तैर रहा था। फौज, एक आग उठी और एक ही सांस के भीतर हथेली के आकार का डैगर बाहर आ गया। इतनी जल्दी? हान फेई ने चाकू उठाया। उसका पुराना आधा मीटर चाकू अब छोटा डैगर बन गया था। लेकिन जब उसने उस डैगर से एक और चाकू पर वार किया, तो उसमें बड़ा सा गड्ढा बन गया। इतना ताकतवर। उसने पर्पल बैम्बू पर टेस्ट किया, दोनों में कोई नुकसान नहीं हुआ। वो निश्चिंत हुआ, पर्पल बैम्बू बहुत उच्च स्तर का है। फिर उसने पॉट देखा, सिर्फ 1053 पॉइंट्स बचे हैं, यानी 188 पॉइंट्स खर्च हुए। वो सोच में पड़ गया, एक चाकू पर इतना खर्च, अगर पर्पल बैम्बू डाला तो कितना जाएगा। उसने सारे चाकू और पर्पल बैम्बू को फर्नेस में डाल दिया। अब उसे एक मजबूत हथियार चाहिए था। उसने गहरी सांस ली। उसके पास अब भी येलो फिश वाला कैबिन था। अगर एनर्जी कम पड़ी तो वहाँ से सोख लेगा। कुछ समय बाद लौकी चमकी और एक बैंगनी डंडा तैरता हुआ बाहर आया। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अभी और स्पिरिचुअल एनर्जी लेने की जरूरत नहीं थी। वो राहत की सांस लेने लगा। वो डंडा देखने में बेहद संतोषजनक लग रहा था। दोनों सिरों पर सिल्वर और बीच में पर्पल रेड रंग। पर्पल बैम्बू रॉड, मोटल लेवल, मिड क्वालिटी। नोट: 280 साल पुराने पर्पल बैम्बू और ब्लेड फिश के चाकू से बना। ये ब्लेड ऑरा छोड़ सकता है। मोटल लेवल, मिड क्वालिटी। हथियारों के भी स्तर होते हैं, और ये पर्पल बैम्बू तो खजाना माना जाता है। फिर इसका लेवल इतना कम क्यों? उसने उसे उठाया और वजन 40 किलो से ज्यादा था। एक दमदार हथियार। उसने उसे घुमाकर देखा, थोड़ा भारी था, लेकिन उसके हाथों में जैसे वर्षों से रहा हो। वो खुशी से स्वीपिंग स्टिक तकनीक का अभ्यास करने लगा। एनर्जी भरते ही हथियार चमकने और गूंजने लगा। अब ऐसा लगा जैसे ये डंडा उसका ही अंग हो गया हो। 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद उसे तकनीक की असली समझ आने लगी। अगर ही शियाओयू देखती तो हैरान रह जाती। हान फेई की तकनीक अब नई ऊंचाई पर थी। वाह, बहुत सही लग रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा, आंखों के आगे अंधेरा, पेट में जलन। उसने पॉट देखा, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। ओना, हान फेई, लेवल 5, इंटरमीडिएट फिशर। स्पिरिचुअल एनर्जी 0, 159। स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1, हाई क्वालिटी। हथियार पर्पल बैम्बू रॉड। मुख्य कला वॉइड फिशिंग। अध्याय 1 हुक किस, मोर्टल लेवल, डिवाइन क्वालिटी। वो लड़खड़ाता हुआ येलो फिश वाले कैबिन में गया और एक मछली सोख ली। थोड़ी देर में पूरा कैबिन खत्म हो गया। सिर्फ 144 पॉइंट्स ही मिले। इतना सारा रिस्क लेकर 3000 पॉइंट्स कमाए और 2 मिनट में सब खत्म। उसे अब लगने लगा था उसकी एनर्जी जरूरतें बहुत बड़ी थी। आम लोग एक बार में कुछ पॉइंट्स खर्च करते हैं, वो हजारों खर्च करता है, वो कैसे झेलेगा? उसने गुस्से में रॉड को नाव के कोने पर मारा
और गलती से कंट्रोलर पर मार दिया। लकड़ी की परत टूट गई। अब तो गया काम से। नाव तो पहले से टूटी थी, अब मुझसे मुआवजा मांगा जाएगा। लेकिन तब उसकी नजर गई कंट्रोलर में जो कट था वो रॉड से नहीं, किसी चाकू से किया गया था। वो चौंक गया, ये तो जानबूझकर खराब किया गया है। कोई मुझे मारना चाहता है। उसे सबसे पहले हु कुन याद आया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। वो नफरत तो करता था, पर इतनी साजिश रचने की औकात नहीं थी। लेकिन अगर हु कुन नहीं, तो कौन? एक और दिन तैरने के बाद हान फेई ने अपना बचा हुआ चारा इस्तेमाल किया और 9 येलो फिश, 3 ग्रीन टर्टल और 1 ब्लेड फिश पकड़ ली। अगर वो ये बात किसी को बताता तो शायद ही कोई यकीन करता। हर चारा बॉक्स में सिर्फ 40 टुकड़े होते हैं और आमतौर पर लोग उनसे सिर्फ 5 मछलियाँ ही पकड़ पाते हैं। लेकिन हान फेई ने सिर्फ आधे बॉक्स से 13 मछलियाँ पकड़ ली, जिनमें 1 ब्लेड फिश भी शामिल थी। असल में हान फेई ने केवल ब्लेड फिश और ग्रीन टर्टल पर ही थोड़ा चारा बर्बाद किया। येलो फिश में से कोई भी उसकी हुक से नहीं बच पाई। रात फिर से आ गई। अब जब चारा खत्म हो गया था तो हान फेई मछली पकड़ने में असमर्थ था। उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। पिछली बार की तरह उसके चारों ओर मछलियाँ इकट्ठा हो गई, जो कभी कभी उसकी नाव पर कूद रही थीं। सुबह होते होते उसने फिर से जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी खींची, जिससे समुद्र में हलचल मच गई। इस तरह अगली सुबह उसके पास फिर एक नाव भर मछलियाँ थीं। हालांकि कोई खास या दुर्लभ मछली नहीं आई। उसने एक कैबिन की मछलियाँ टैक्स के रूप में छोड़ दी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1200 पॉइंट्स तक पहुँच गई। अब हान फेई फिजूल खर्ची से डरने लगा था। उसके पास 3 और ब्लेड फिश के चाकू थे, लेकिन उसने उन्हें फिर से बनाने की हिम्मत नहीं की, वरना वो फिर से दिवालिया हो जाता। ये समुद्र में उसका तीसरा दिन था। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। चौथे दिन तक 3 मछली लहरों के हमले से उसकी नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। एक फिश कैबिन को एक ग्रीन टर्टल ने तोड़ दिया था और नाव के एक तरफ 2 बड़े छेद हो चुके थे। हान फेई इस वक्त नाव में भर रहे पानी को बाहर निकाल रहा था। उसे यकीन था कि उसकी नाव 5वीं मछली लहर नहीं झेल पाएगी। नाव अब कांप रही थी और कभी भी टूट सकती थी। 5वें दिन की दोपहर हान फेई नाव पर स्टिक आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। 3 दिन की मेहनत से वो अब इस कला में काफी निपुण हो गया था। उसे यह भी पता चला कि उसकी तकनीक की प्रगति में भी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च होती थी। लेकिन अब उसके पास 2000 से अधिक पॉइंट्स थे, तो वह चिंता नहीं कर रहा था। अचानक उसने देखा कि दूर दूर तक कुछ नावें नजर आ रही थीं। वो जोर से चिल्लाया, ओ भाई, ओ दीदी, ओ अंकल, कोई तो बचाओ। 3rd यंग मास्टर, वहाँ कोई आदमी दिख रहा है, वांग बयू ने कहा। हाँ, देख रहा हूँ। इतना दूर कोई अकेले मछली पकड़ रहा है। चलो देख कर आते हैं। हान फेई बहुत उत्साहित हो गया। इस सुनसान समुद्र में किसी इंसान से मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब नावें पास आई, हान फेई और वांग बयू ने एक दूसरे को देखा। अरे तुम वांग बयू हैरान रह गया। ये वही लड़का था जिसे उसने कुछ दिन पहले रास्ते में देखा था। और हान फेई भी चौंक गया। वांग परिवार का तीसरा बेटा, जिसकी मछली पकड़ने की यात्रा में 5 नावें सुरक्षा में थीं। वांग बयू ने उसकी नाव को देखा। अब वह नाव कम, टूटी फूटी लकड़ियों का ढेर ज्यादा लग रही थी। हैरानी की बात ये थी कि वह अब तक डूबी नहीं थी। वांग बायू ने कहा, भाई तुम तो जबरदस्त निकले, अकेले 800 किलोमीटर तक चले आए। हान फेई चौंका, मैं इतना दूर आ गया। वांग बायू, तुम्हें पता नहीं था। हान फेई ने हंसते हुए कहा, मेरी नाव खराब हो गई थी और बहते बहते यहाँ तक पहुँच गई। 5 दिन से समुद्र में भटक रहा हूँ। वांग बयू के साथी दंग रह गए। 5 दिन अकेले और जिंदा। वांग बयू गंभीर हो गया। तुम्हारी नाव खराब कैसे हो गई? ये नावें फ्लोटिंग स्टोन से चलती हैं और वो कभी फेल नहीं होता। रुको, क्या ये वही स्टोन है?
हान फेई ने एक टूटा हुआ स्टोन दिखाया। ये रहा। वांग बयू का चेहरा सख्त हो गया। ये तो जानबूझकर काटा गया है। इसका मतलब तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है। फिर वो बोला, ऐसा करने के लिए किसी पीक फिशर या फिशिंग मास्टर की जरूरत होती है। आमतौर पर ऐसा कोई आम दुश्मन नहीं होता। हान फेई गंभीर हो गया। उसे याद आया, क्या ये टाइगर्स का काम हो सकता है? ली हू ने जाते समय अजीब नजरों से देखा था। भाई वांग, शुक्र है आप मिल गए, वरना मैं तो गया था। वांग बायू ने दिलचस्पी से पूछा, 5 दिन कैसे बचे रहे तुम? हान फेई ने कहा, कहानी लंबी है। एक फिश टाइड आई थी, नाव टूट गई, मैं मछली कैबिन में छिप गया। वांग बयू के लोग चौंके। एक और फिश टाइड। असल में वही हान फेई के वजह से थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया। वांग बयू ने उसके पास मौजूद चीजों को देखा। उसका रॉड, उसका चाकू, सब कुछ असाधारण लग रहा था। भाई हान, तुम्हारा रॉड तो बहुत खास लग रहा है। भाई का तोहफा है। आयरन रॉड से थोड़ा बेहतर। वांग बयू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह शरीफ था, इसलिए कुछ नहीं बोला। तुम्हारी नाव में अभी भी मछलियाँ भरी हैं। हान फेई ने बिना शर्माए कहा। फिश टाइड के वक्त कूद गई थी। अब मेरी नाव चल नहीं रही, तो यही बेचकर नुकसान भरने की सोच रहा हूँ। वांग बयू ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी नाव तो जानबूझकर तोड़ी गई है, कोई जांच होगी। टैक्स देने की जरूरत नहीं। कोई खास मछली है तुम्हारे पास? एक बॉल फिश थी, पर स्प्लिंटर से निपट नहीं पाया, भाग गई। वांग बायू को थोड़ी निराशा हुई। बॉल फिश कोई दुर्लभ मछली नहीं थी। हान फेई ने पूछा, क्या आप मछलियाँ खरीदते हैं? मेरी नाव तो अब चल नहीं सकती, मैं कम दाम में दे सकता हूँ। वांग बायू, क्या क्या है तुम्हारे पास? 7 ब्लेड फिश चाकू, 6 ग्रीन टर्टल, एक छोटा ऑक्टोपस, एक जेलीफिश, 3 वेल्क्स। वांग बायू चौंक गया। 7 चाकू अब भी बचे हैं। टेंटिकल लॉबस्टर भी थे। हान फेई, हाँ, उनके कुछ टेंटिकल भी हैं। ये सब मिलाकर 8 क्वालिटी पर्ल के बराबर मूल्य का था। यह बहुत अधिक था। यहाँ तक कि किसी बड़े खानदान के वारिस के पास भी इतना नहीं होता। वांग बायू ने कहा, ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। येलो फिश मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें वापसी में ले जाने में मदद कर सकता हूँ। बहुत मदद मिलेगी, धन्यवाद। वांग बायू ने हान फेई के लिए एक नाव खाली करवाई और अपने एक सहयोगी को उसके साथ भेज दिया। हान फेई के जाने के बाद एक आदमी ने पूछा, 3rd यंग मास्टर, आपने उसे इतनी मदद क्यों दी? उन चीजों की हमें जरूरत भी नहीं थी। वांग बायू ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक इंटरमीडिएट फिशर का दुश्मन पीक फिशर या फिशिंग मास्टर हो सकता है, और कोई कैबिन में छिपकर फिश टाइड से बच जाए? क्या ये मुमकिन है? तो दोस्तों, हान फेई की इस समंदर की जंग में अभी तो बस शुरुआत हुई है, जहां उसकी टूटी नाव, रहस्यमयी दुश्मन और जिंदा रहने की जिद, सब मिलकर एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगली लहर उसे कहाँ ले जाएगी? क्या हान फेई अपने छुपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर समंदर की गहराइयों में कोई और राज उसका इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, कमेंट में बताइए सबसे इंटेंस मोमेंट कौन सा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कड़ी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, शेयर जरूर करिए उन दोस्तों के साथ जो फैंटेसी, एक्शन और समंदर की रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां समंदर फिर लहराएगा और कहानी फिर करवट लेगी। तब तक याद रखिए, जिनके हौसले मजबूत होते हैं वो टूटी नावों से भी तूफान पार कर जाते हैं। दिस इज मिस्टर नटवरलाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।